पर्दे को चीरती हुई सूरज की किरणों से दिव्या की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही दिव्या आदित्य की ओर ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए आंखें बंद कर लेती है। आदित्य जो कब से दिव्या के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, वह बोलता है, गेट अप वाइफी। दिव्या मुंह बनाते हुए कहती है, नो, और चेहरे को चादर से ढक लेती है। आदित्य चादर के अंदर हाथ डालता है तो दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह आदित्य के हाथों को पकड़कर घूर कर देखती है। आदित्य मुस्कुराते हुए दिव्या को देखकर कहता है, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भरता इसे छूने से। दिव्या झट से आदित्य के हाथों को छोड़कर अच्छे से खुद को चादर में लपेट लेती है। दिव्या आदित्य के सीने पर हाथ रखती है। आदित्य दिव्या के हाथों को पकड़कर देखने लगता है। दिव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, बस छोटा सा कट था, वो ठीक हो चुका है। आदित्य दिव्या के हाथों को चूमता है और कहता है, तुम्हारी छोटी सी चोट भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। ख्याल रखा करो अपना, तुम पर मेरी जान बसती है। दिव्या आदित्य को बस देखती रहती है। आदित्य झुककर दिव्या के होठों पर लाइट किस करके पीछे हट जाता है और बेड से उठकर दिव्या को अपनी सेट देकर वॉशरूम चला जाता है। दिव्या सेट को पहन लेती है। कुछ देर में आदित्य रेडी होकर बाहर आता है तो दिव्या भी उठकर वॉशरूम में चली जाती है। दिव्या आईने के सामने खड़ी होकर सेट को उतारती है और खुद को देखने लगती है। जगह जगह पर दिव्या के बदन पर आदित्य के प्यार करने के निशान थे, जिसे देख दिव्या मुस्कुराते हुए शावर के नीचे खड़ी होकर ऑन करती है। दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं। आदित्य को देखते ही सब कोई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सभी ने नोटिस कर लिया था कि आदित्य के आने से दिव्या कितनी खुश थी। आज सभी मेला घूमने गए थे। अर्जुन सपना के साथ चल रहा था। सपना की नज़र बस अनुज पर थी, जो सपना को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर ये बात सपना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रूहानी अकेले मेले में घूम रही थी। उसे अकेला देख वंश उसके पीछे आते हुए कहता है, ओए भाई की साली, अकेले कहाँ घूमे जा रही हो। रूहानी उसको नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुमसे मतलब, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी। वंश इस पर जवाब देते हुए बोला, मतलब तो होगा ही, तुम इकलौती भाई की साली जो हो। रूहानी इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। वंश भी रूहान की तरफ चला जाता है। उसके पास पहुँचते ही वंश रूहान से बोलता है, यार तेरी बहन कुछ ज़्यादा ही नकचढ़ी हो गई है, हर बात पर ही चिढ़ जाती है। रूहान सीरियस होकर ही जवाब देता है, हाँ तो तुझे किसने कहा था उसके पीछे जाओ। इस पर वंश चिढ़ते हुए बोला, तू भी कम नहीं है। रूमी का ध्यान तो सिर्फ खाने की चीज़ों पर ही था। प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे भूख भी जल्दी लगने लगती है। रूमी एक तरफ देखती है, फिर मायूस सा चेहरा बनाकर गौरव को इधर उधर इशारा करते हुए बोलती है, गौरव हमें वो खाना है। गौरव नजरें उस तरफ करता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। वह घूर कर रूमी को देखता है। रूमी अब भी मासूम सा चेहरा बनाकर उसे ही देख रही थी।
गौरव सख्त लफ्ज में बोला। नो, रूमी रोनी जैसी सूरत बना लेती है। गौरव वहाँ से लेकर रूमी को एक साइड ले जाता है। रूमी जिद करते हुए कहती है, हमें वो चाहिए। गौरव बार बार मना करने लगता है। कुछ देर तक जब रूमी नहीं मानती तो एकदम से गौरव कहता है, मान जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर किस कर लूँगा। रूमी हैरानी से गौरव को देखती। रूमी इधर उधर देखने लगती है। गौरव ने ये बात थोड़ी जोर से बोली थी, इसलिए सब कोई उन्हें ही देख रहे थे। रूमी लोगों को ऐसा घूरता देख सामने से पानी पानी हो जाती है और गौरव को देख जल्दी से बोलती है, हमें नहीं खाना कुछ भी। गौरव मुस्कुराते हुए रूमी को लेकर जाने लगता है। अब तो रूमी नजरें झुकाए हुए चल रही थी। पनिशमेंट के बाद तो ध्रुव नजरें झुकाए हुए चल रहा था, क्योंकि ज्येष्ठा ने पूरे 2 रात ध्रुव को बेडरूम के बाहर सोने का पनिशमेंट दिया जो था उसके लिए बहुत मुश्किल था। ज्येष्ठा ध्रुव को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी ध्रुव कहता है, बेबी ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज रात तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ज्येष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ डियर हॉबी कि तुम मुझे ना छोड़ो। ध्रुव के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। सभी बड़े से झूले के पास पहुँचते। दिव्या तो झूले को देखते ही आदित्य को लेकर पहले ही बैठ जाती है। तेजस रूही को लेकर बैठ जाता है। गौरव एक नज़र झूले को देखता है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, फिर रूमी के पेट को देखता है। कुछ सोचते हुए गौरव वहाँ से रूमी को खाना खिलाने के लिए ले जाता है। अर्जुन और सपना भी एक साथ बैठने वाले होते हैं। सपना बैठ जाती है, लेकिन अचानक ही अर्जुन की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। अर्जुन पीछे मुड़कर हर तरफ देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर प्रीत दिखती है जो कुछ सामान ले रही थी। अर्जुन सपना को छोड़कर प्रीत की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को कहीं और जाता देख सपना भी उठकर बाहर निकल जाती है। अनुज अकेला झूले पर बैठ जाता है। सपना उसे अकेला देख उसी ओर बढ़ जाती है और अनुज के साथ बैठ जाती है। अनुज एक नज़र तक सपना को नहीं देखता। वंश रूहानी के साथ झूले पर बैठ जाता है। रूहानी उसे देखकर उठने लगती है कि वंश कहता है, क्यों भाई की साली, मेरे साथ बैठने की हिम्मत नहीं है। रूहानी झूठी मुस्कान देती है और फिर से बैठ जाती है। रूहान वंश को रूहानी के पास बैठा देख सिर हिला देता है, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। रूहान अकेला झूले पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की रूहान वाले झूले पर बैठ जाती है। रूहान उसे एक नज़र तक नहीं देखता। वहीं वह लड़की नीचे से ऊपर झूले को देखने लगती है। झूले को देख वह लड़की मन ही मन कहती है, अरे यार स्वरा, क्या ज़रूरत थी दोस्तों से वेट लगाने की। एक तो ऊंचाई से डर लगता है और यहाँ अनजान शख्स के साथ आकर बैठ गई। फिर हाथ जोड़कर कहती है, भगवान मेरी रक्षा करना। अर्जुन प्रीत का पीछा करते हुए जा रहा था, लेकिन वह मेले में कहीं गुम हो गई। अर्जुन बाहर जगह प्रीत को देखने लगता है। झूले के सभी जगह भरते ही वह स्टार्ट होता है। आदित्य शांत बैठा था और दिव्या झूले के राउंड लगाने के लिए एक्साइटेड थी। वहीं स्वरा जो रूहान के पास बैठी लड़की हुई थी, वह कसकर अपनी दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेती है
और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक राउंड भर तो वह वैसी ही बैठी रहती है। फिर धीरे से आंखें खोल कर देखती है तो वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, जिसे देखकर वह डर से रूहान से लिपट जाती है। एकदम से रूहान का चेहरा सर्द हो जाता है। रेहान की मौत के बाद तो उसे लड़कियों से नफरत सी होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि वह पहले किसी लड़की से अटैच था, बल्कि वो तो हमेशा से ही लड़कियों से दूरी बनाए रखता था। स्वरा डर से रूहान को कसकर पकड़ लेती है। रूहान उसे अपने से दूर करने लगता है कि स्वरा रूहान को और कसकर गले लगाकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूहान एकदम गुस्से से कहता है, अगर इतना ही डर लगता है तो फिर बैठी ही क्यों हूँ। कहते हुए रूहान फिर से स्वरा को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन स्वरा अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत करते हुए कहती है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, प्लीज़। रूहान के हाथ अब रुक जाते हैं। वह अपने हाथ स्वरा से हटा लेता है। स्वरा उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ चुकी थी, जिससे रूहान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। कुछ 4 से 5 राउंड के बाद झूला रुक जाता है। अब भी स्वरा वैसे ही रूहान के गले लगे रहती है। रूहान झटके से स्वरा से अलग होता है। स्वरा रूहान को देखने लगती है। रूहान वहाँ से जाने लगता है। स्वरा एकदम से मुस्कुराते हुए रूहान के पीछे जाने लगती है। हेलो मिस्टर हैंडसम, स्वरा बुलाने लगती है। स्वरा एकदम से रूहान के आगे आकर खड़ी हो जाती है। रूहान गुस्से से उसे घूरने लगता है। स्वरा उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराते हुए कहती, थैंक यू, वैसे मुझे बस हाइट से डर लगता है, इसके सिवाय किसी भी चीज़ से नहीं लगता। तो तुम्हारे गुस्सा मेरे काम तो नहीं आने वाला। रूहान उसे नज़रअंदाज करके जाने लगता है। वह फिर से पीछे आते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, रुको तो सही। वहीं आदित्य फ़ोन पर बात कर रहा था और दिव्या आदित्य से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। दिव्या पीछे मुड़कर देखती है तो सामने प्रीत थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, हाय दिव्या, तुम यहाँ कैसे। दिव्या तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर वह भी मुस्कुराते हुए कहती है, 2 दिन पहले ही हम यहाँ सब घूमने आए हैं, लेकिन तुम तो। प्रीत बीच में ही बोलती है, वो मैं आज यहाँ मेला देखने आई थी। आदित्य कॉल कट करके दिव्या के पास आता है। आदित्य को देखते ही प्रीत कहती है, आदित्य, आखिर कब तक तुम मुझे इंतज़ार करवाओगे। दिव्या कंफ्यूज होकर दोनों को देखने हुए कहती है, आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। प्रीत झट से बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक तुम्हारे पति का आवाज़ तक नहीं सुना, पर फिर भी क्यों ये मेरी जान बचाता है। दिव्या, तुम ही पूछो ना इसे कि आखिर ये हर बेरी मेरी जान क्यों बचाता है। प्रीत कितना बोलते ही उसके फ़ोन बजता है। वह कॉल रिसीव करके बात करती है और फिर दोनों को देख कर कहती, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फ्रेंड्स बुला रही हैं। दिव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। तो प्रीत आदित्य को देख कर कहती है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। आदित्य, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इतना बोलते ही प्रीत वहाँ से चली जाती है। दिव्या सवाली नज़रों से आदित्य को देखती है। नज़रों को समझकर आदित्य दिव्या के गालों पर हाथ रखकर कहता है,
उसने अपनी जान जोखिम में डालकर माँ की जान बचाई थी। लेकिन ये बात मेरे सिवाय कोई नहीं जानता, खुद वो भी नहीं। अर्जुन जो कब से वहाँ खड़ा था, वह प्रीत से लेकर आदित्य की सब बातें सुन लेता है। वह जल्दी से प्रीत के पीछे जाने लगता है, लेकिन फिर एक बार प्रीत मेले में कहीं गुम सी हो जाती है। अर्जुन बड़बड़ाने लगता, कहाँ हो तुम प्रीत? इधर प्रीत कार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है और अर्जुन बस प्रीत को ढूंढता रहता है। इधर सपना एक टेंट के सामने खड़ी थी और बस अनुज को ही देखे जा रही थी। उसे अर्जुन के ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अनुज के ऐसे ना होने पर बहुत फर्क पड़ता था। सपना वहाँ खड़ी अनुज को ही देख रही थी कि तभी अचानक ही टेंट पर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि सपना उसके बिल्कुल पास थी, तो वह ब्लास्ट में झुलस जाती है। आवाज़ सुनते ही मेरा में हड़कंप सी मच जाती है। वहीं अनुज का ध्यान भी सपना पर चला जाता है, जो टेंट के कुछ दूरी पर ब्लास्ट होने की वजह से जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे ऐसे देखकर अनुज की तो सांसें ही अटक जाती हैं। अनुज दौड़कर सपना के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से कुछ दूरी पर लेकर जमीन पर बैठकर सपना के गालों को थपथपाते हुए आवाज़ देने लगता है, सपना सपना अपनी आंखें खोलो। अनुज बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सपना के हाथ आँख से कुछ झुलस से गए थे, सिर पर भी कुछ चोट दिख रही थी और वह सांस तक नहीं ले पा रही थी। अनुज डरते हुए कहता है, सपना तुम सुन रही हो ना? मैंने कहा अपनी आंखें खोलो। लेकिन सपना की कान जैसे अनुज की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे थे। वह बेदसुध सी पड़ी हुई थी। अनुज सपना को अच्छी तरह से पकड़कर अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़ लेता है और फिर उसे सांस देने लगता है। बहुत देर तक दोनों के होंठ जुड़े रहते हैं। सपना के कुछ भी रिएक्ट न करने से अनुज बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। बहुत देर तक अनुज की सांस देते रहने से सपना लंबी लंबी सांसें लेते हुए होश में आ जाती है। अब जाकर अनुज को राहत मिलती है। वह झटके से सपना को गले से लगा लेता है। सपना जो अब तक अपने सांसों को नॉर्मल करने में उलझी हुई थी, अनुज के ऐसा करते उसकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। वहीं अर्जुन तो प्रीत को ढूंढ रहा था। वह सब कुछ देख लेता है कि अनुज सपना की होठों पर अपने होठ रखना, अनुज का सपना के लिए इतना ज़्यादा घबराना, अनुज का सपना को गले लगाकर सब कुछ अर्जुन को समझते देर नहीं लगती कि अनुज सपना के लिए क्या फील करता है। अर्जुन अपने कदम पीछे करते हुए जल्दी से मेले की जगह से बाहर आ जाता है और कार में बैठकर सीधे तेज रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है। अंधेरों से घिरा सड़कों के साइड में अर्जुन धीमी रोशनी में शांत सा खड़ा हुआ था। वह जितना शांत था, उसके अंदर उतनी ज़्यादा हड़कंप मची हुई थी। अर्जुन खड़ा था कि उसके कंधे पर छुअन के साथ आवाज़ आती है, भाई। इस आवाज़ को अर्जुन अच्छी तरह से पहचानता था। अर्जुन आवाज़ को सुनकर भी 1 इंच तक नहीं हिलता। यह अनुज था जो दिव्या के साथ आया था। दिव्या ने सब कुछ देख लिया था, तो उसने अनुज को अर्जुन से बात करने के लिए कहा था। दोनों अर्जुन को बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते रात हो गई और दोनों यहाँ तक पहुँच गए।
अनुज दिव्या को देखता है जो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। दिव्या बात करने का इशारा करती है तो अनुज फिर एक बार कोशिश करते हुए बोलाता है, भाई। इतना कहते हुए अनुज फिर एक बार अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन इस बार अर्जुन गुस्से से अनुज का हाथ जोर से झटक कर कहता है, कौन भाई? कैसा भाई? कोई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अनुज हैरान रह जाता है। वह थोड़ी गिल्ट होकर कहता है, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने। वह इतना कहता है कि अर्जुन जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना भाई मत बोल मुझे। अनुज आगे बढ़ते हुए कहने को होता है कि अर्जुन जोर से अनुज को धक्का देकर बोलता है, मेरे पास मत आ। देख अनुज, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चला जा यहाँ से। पर भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं घबरा गया था। अनुज एक ही जगह खड़ा होकर कहता है तो अर्जुन एकदम से कहता, कि कुछ दिनों में ऐसा क्या बदल गया अनुज? पहले तो तू मुझे सब कुछ बताता था, तो तूने ये क्यों छुपाया कि तू सपना से प्यार करता है? जो अनुज हर बार कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछता था, कुछ भी करने के बाद मुझे बताता था, उसे आज हो क्या गया है? क्या मैं तेरा कुछ नहीं लगता? नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अनुज बोलते हुए अर्जुन को देखते रहता है। फिर तूने क्यों नहीं बताया? अर्जुन चिल्लाते हुए बोला। अनुज रुक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह आखिर बोले तो क्या बोले। अनुज को चुपचाप खड़ा देखकर अर्जुन अपनी एंगेजमेंट रिंग को निकाल कर फेंक देता है। दिव्या और अनुज दोनों हैरानी से अर्जुन को देखने लगते हैं। अर्जुन अनुज को देखते हुए कहता है, मैंने ये रिश्ता सिर्फ दादी के कहने पर जोड़ा था। सपना के लिए न मेरे अंदर कोई फीलिंग्स है और ना ही मैं कभी उससे शादी करना चाहता था। अगर तू मुझे बोलता कि तू उससे प्यार करता है तो मैं ये इंगेजमेंट ही नहीं करता। इंगेजमेंट क्या, मैं उसका हाथ तक नहीं छूता। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू उसे भूल जाएगा? मेरे साथ शादी होते हुए तू उसे कभी नहीं देख सकता था, तो फिर खुद को तकलीफ देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा अनुज। तुमने एक बार मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, तकलीफ़ दी है तूने मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर सपना के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता तो सिर्फ तेरी बेवकूफ़ी की वजह से तू दर्द से तड़पता रहता और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता। अर्जुन बहुत देर तक अनुज को गुस्से से देखता है। वहीं अनुज बस शर्मिंदा होते हुए खड़ा अर्जुन के गुस्से को देख रहा था। अर्जुन अब पीछे कदम करते हुए जाने लगता है। अनुज बस उसे देखता रह जाता है। दिव्या अर्जुन के पीछे जाते हुए बुलाने लगती है। अर्जुन के पास पहुंचते ही दिव्या अर्जुन के आगे खड़ी होकर कहती है, अर्जुन हमारी बात तो सुनिए प्लीज़ दिव्या, अब मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए अर्जुन आगे बढ़ने लगता है। तभी दिव्या कहती है, हमें पहले से पता था कि अनुज सपना से प्यार करते हैं, लेकिन हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हमें पता था आप प्रीत के सिवाय किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे। अर्जुन के कदम एकदम से रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर दिव्या को देखने लगता है।
दिव्या भी पीछे मुड़कर अर्जुन को देखती है। अर्जुन, अगर गलती अनुज ने की है तो वो गलती आपने भी तो की है ना। आखिर आपने भी तो दुश्मनी के नाम पर प्रीत के प्यार को झूठा करार दे दिया। आप उससे प्यार करते हैं, फिर भी आपने उससे छुपाया। वो आपके लिए हर पल तड़पती रहती है, लेकिन आपने उसे इस कदर तड़पाया कि वह आपसे दूर चली गई। दिव्या के बोलते ही अर्जुन की आंखों में दर्द उभरने लगता है। दिव्या अर्जुन के पास आकर कहती है, क्यों किया आपने ऐसा? तड़प हमने आज भी प्रीत की आंखों में देखा। वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार है। वो आपसे दूर होकर और ज़्यादा दर्द से जी रही है। आखिर आप खुद को और प्रीत को इतना दर्द क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं बता देते कि आप उससे प्यार करते हैं? अर्जुन एकदम से कहता है, मैं बताना चाहता था दिव्या। कहते हुए अर्जुन दिव्या को पीट करके खड़ा होकर कुछ कदम आगे चलता है। वह कुछ बोलने को होता है कि उसे दिव्या की आवाज़ सुनाई देती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अर्जुन हड़बड़ाते हुए पीछे देखता है तो वैन पर कुछ आदमी दिव्या को खींचकर बैठा रहे थे। अर्जुन भागकर उनके पास जाता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, इसे भी उठा लें क्या? दूसरा आदमी किसी को कॉल करके पूछता है और वह हाँ में इशारा करता है। वो आदमी दिव्या को बेहोश करके वैन में डाल देते हैं। अर्जुन उन लोगों से दिव्या को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह सब लोग अर्जुन को संभाल नहीं पा रहे थे। अर्जुन सबको मारने लगता है। वहीं दूर से अनुज भी भागते हुए आने लगता है। एक आदमी अर्जुन के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। वो सब अर्जुन को भी वैन में अंदर डालकर ढकेलकर तेज रफ्तार से वहां से निकल जाते हैं। अनुज वैन के पीछे दौड़ते दौड़ते चिल्लाता है, लेकिन तब तक वैन बहुत दूर तक चली जा चुकी थी। अनुज घबराते हुए फोन निकालकर आदित्य को कॉल करने लगता है। बार बार वह आदित्य को कॉल ट्राई करता है। 7 से 8 कॉल के बाद आदित्य कॉल को रिसीव करता है। अनुज हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई, भाभी और अनुज भाई, जुन भाई को कोई उठा कर ले गए हैं। उधर आदित्य जैसे ही सुनता है, उसका चेहरा सर्द हो जाता है। वह पूछता है, वेयर आर यू? अनुज इधर उधर देखते हुए जवाब देता है। आदित्य सुनते ही कॉल कट करके रॉकी को कॉल करता है। रॉकी दौड़ते हुए आदित्य के पास आता है तो आदित्य उस पर चिल्लाते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के बाद भी ये सब कैसे हुआ? रॉकी हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी बॉस, बट पता नहीं कैसे। तभी से किसी की भी सिक्योरिटी गार्ड का पता नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे अभी की अभी उनकी लोकेशन चाहिए। आदित्य बहुत गुस्से से रॉकी से कहता है तो रॉकी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अनुज भी होटल रूम पहुँच जाता है। वह जल्दी से दौड़कर आदित्य के कमरे में जाता है। आदित्य जो गुस्से से रॉकी को डांट रहा था, उसे देखते ही अनुज अपनी जगह पर ही रुक गया। कभी बात ना करने की वजह से अनुज की हिम्मत भी नहीं हो रही थी आगे बढ़कर बात करने की। आदित्य की नज़र अचानक से अनुज पर पड़ती है। वह रॉकी को सख्त लफ्ज में कहता है, गो। रॉकी की तो आज बुरी हालत हो चुकी थी। उसने तो सिक्योरिटी अच्छे से चेक की थी, लेकिन
एकदम अचानक से ये सब हो गया कि रॉकी कुछ समझ ही नहीं पाया। रॉकी के जाते ही आदित्य अनुज को बिना देखे कहता है, आर यू फाइन? अनुज हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ भाई। पर भाभी और अर्जुन भाई? वह इतना ही बोलता है कि आदित्य का फ़ोन रिंग करता है। आदित्य अननोन नंबर देख कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। कॉल रिसीव करते ही उधर से एक लड़की की हंसने की आवाज़ आती है। वह हंसते हुए कहती है, आदित्य सिंघानिया। आदित्य सिंघानिया, काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में, पर आज तक देखा नहीं है तुम्हें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर भी दुश्मनी है। चलो खैर, मैं तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया है कि तुम्हारी प्यारी सी वाइफ और तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। आगे की बात हम आमने सामने करेंगे। और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कोई चालाकी भी की तो तुम्हारा जो परिवार मुंबई में रहता है उनके मौत का भी पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने। उधर से कॉल कट हो जाता है। आदित्य फ़ोन को देखने लगता है। आदित्य का चेहरा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। वह अनुज को जाने का इशारा करता है। आदित्य के इशारा करते ही अनुज बिना कोई सवाल जवाब किए हुए वहाँ से चला जाता है। अनुज के जाते ही आदित्य किसी को कॉल करता है। उधर से कॉल रिसीव होते ही आदित्य कहता है, इज एवरीवन ओके देयर? उधर से परेशानी भरी आवाज़ आती है, बॉस कुछ तो गड़बड़ है, सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज हो चुकी है। पता नहीं ये किसने और कैसे किया। आदित्य कॉल कट कर देता है और आंखें बंद कर देता है। उसके मुंह से एकाएक निकलती है, हाउ आर यू? इधर अर्जुन के चेहरे पर पानी पड़ते ही होश में आता है। आंखें खुलते ही सीधे उसकी नज़र दिव्या पर पड़ती है, जो अब भी बेहोश थी। अर्जुन वहाँ खड़े आदमियों को देखकर जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग और हमें किडनैप क्यों किया है? अर्जुन का आवाज़ सुनकर भी कोई कुछ नहीं बोलता। अर्जुन सबको जवाब ना देता देख दिव्या को बुलाने लगता है। दिव्या, दिव्या, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पर दिव्या अर्जुन की आवाज़ बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही थी। वहीं कमरे में एक लड़की चेयर पर बैठी स्क्रीन पर अर्जुन और दिव्या को नफरत भरी नज़रों से ही देख रही थी। फिर वह लैपटॉप को बंद करके सामने देखती है, जहां उसके पास ही रूहान चेयर पर रस्सी पे बंधा हुआ था। रूहान नफरत से उस लड़की को ही देखे जा रहा था। वहीं वह लड़की भी नफरत से रूहान को देखकर कहती है, तुम सिंघानियाओं की वजह से हर बार मैं कुछ न कुछ खो देती हूँ। पहली बार तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया। और अब बोलते हुए वह रुक जाती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी बहन की मौत की वजह बनकर। वह लड़की यह बोलती है कि रूहान कहता है, तुमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे रेहान को मारकर। वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, रस्सी गई लेकिन बल नहीं गया। तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। रूहान को उसकी बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वह अब भी नॉर्मल और शांत था। रूहान को ऐसा देखकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह खंजर उठाकर रूहान पर वार करती है, जिससे उसके हाथों पर गहरा कट हो जाता है। रूहान कट को देखकर हंसते हुए कहता है,
ऐसे चोटों से तुम मुझे मारना चाहती हो। वो लड़की अब गुस्से से रूहान के जांघ पर खंजर घुसा देती है, जिससे रूहान की दर्द भरी चीख निकल जाती है। रूहान की चीख सुनते ही वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतनी ही सहन शक्ति है तुम्हें। रूहान अब दर्द से कुछ भी नहीं बोल पाता। वह लड़की उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चली जाती। वहीं रूहान की जांघ से खून बहते हुए फर्श पर गिरता ही जा रहा था। रूहान दर्द को सहने की कोशिश को करते करते एकदम से बेहोश हो जाता है। बाहर आकर वह लड़की फोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, गेम स्टार्ट नाउ।